Hello, hi, welcome to all in my class. Friends, this is Archana. अर्चना इकोनॉमी का काफ़ी दिन हो गए अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया सोचा अपना परिचय तो देते जाए, नाम हम भूल जाओगे आप लोग ओके बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट करेंट अफेयर। अभी हमारा चल रहा है करेंट अफेयर ही हमारा चलेगा। और ये देखिए आपका घटना चक्र का है, ठीक है ना। नेशनल इंडिया लेवल पे नेशनल लेवल का हम कर रहे हैं। और इसके बाद हम यूपी का भी लाएंगे, उत्तर प्रदेश का भी, ठीक है ना, स्पेशल, ठीक है ना। और वैसे यूपी स्पेशल से काफ़ी चीज़ें मैंने डाल भी रखी हैं वीडियोस। आप नीचे स्क्रॉल करोगे बहुत सारी वीडियोस हैं बच्चे। अब देखो आपके काम की ही हैं सब, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहली बात सेकेंड, एकदम लेटेस्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 मई से 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2030, राइट। तो ये आपके लिए सफिशियंट है। चलो, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ, ठीक। ये जो है चुनाव कब हुआ, 2022 का। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, ठीक। गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 18 फरवरी 2023 निर्धारित थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 8 जनवरी 2023 थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना, चलें आगे, देखो क्या लिखा है। शेयर करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें कर देना, नहीं तो पाप लगेंगे, पाप। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करती क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो वेट तो ये हो गया संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन आयोग 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जातियों एससीज के लिए तथा 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों SC ST होते हैं ना, तो STs के लिए आरक्षित हैं, समझे। 13 किसके लिए, SC के लिए, और 27 SC के लिए, ST के लिए एंड गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ है, ठीक। जो 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के, चलो बेटा, परिणाम घोषित किए गए हैं, ठीक है ना। परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी BJP राज्य विधानसभा में एक बार पुनः बहुमत प्राप्त हुई इसको, ठीक है ना। और गुजरात विधानसभा चुनाव में यह भाजपा की लगातार 7वीं जीत है, ठीक है ना। पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड, ठीक है ना। 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री किया, ठीक। और राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल। रट लो, गुजरात भूपेंद्र, गुजरात भूपेंद्र ये नहीं तो कान पकड़ के मैं रटवा के छोड़ूंगी ठीक है, हमारा NCF NEP मतलब रोड लर्निंग के अगेंस्ट है, लेकिन यहाँ रटना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्टेट गवर्नमेंट फैक्चुअल पूछता है, ठीक है ना। तो रट लो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे बच्चों। चलो, ये हो गया सत्तारूढ़। ये तो उल्लेखनीय है कि गुजरात में सर्वप्रथम वही 1995 में सत्ता में भाजपा आई थी, 1995 में आई थी, ठीक है ना। और 2022 के चुनाव में कुल 182 सीटों में से 156 सीटें, ठीक है, सही है यार, है ना ये हो गया गुजरात में 95 में आई थी, वही सेम चीज़ें बता रहा है। यह गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए इतिहास में किसी एक
पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में वही आम आदमी पार्टी का एंटर, अच्छा दोबारा ही आ गया लग रहा है, सत्ता में आई, कुल चुनाव में सेम आ रहा है यार। प्रवेश हुआ, यहाँ भी प्रवेश हुआ, यहाँ भी प्रवेश हुआ। चलो आगे चलते हैं, क्या है आगे कुछ चेंजिंग है कि यही है, प्रवेश ही प्रवेश। सीटें हाँ जीतने का रिकॉर्ड है 2022 का, हाँ प्रवेश हुआ अब आगे बढ़ेंगे। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, ठीक है ना। फिर राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के शरद थराद निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं राज्य विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। क्लियर, आगे चलो। गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 182 सीटें, ठीक। इसको देख लो बच्चों, देखो पार्टी हमारी कौन सी है, बीजेपी। कितनी सीटें प्राप्त हुई, 156। कितने परसेंट मतदान हुआ, 52.50%, ठीक। कांग्रेस को 17 सीट मिली, 27.28% मतदान। आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीती, अच्छी बात है, एंट्री तो किया ना इसने, अच्छी बात है, दिस इज गुड। जीत हार तो लगा रहता राजनीति। अब मैं नेताई ही करूँगी, मैं सोच रही हूँ क्योंकि केवीएस ने दुखी कर रखा है। अब जो प्रेम था केवीएस के प्रति ना, वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे मेरे बच्चों को दुखी कर रखा है और मुझे तो कर ही रखा है। तो अब जब एक तरफ का प्रेम टूटेगा तभी तो दूसरी तरफ जुड़ेंगे चलो बेटा, मजाक कर रहे हैं। राजनीति भी इतनी ईजी नहीं होती, बहुत है ना। जो चुनाव करके नेता लोग जाते हैं, पीछे हम भले गालियाँ देते हैं, लेकिन दम तो है बंदे में। 10 लोगों को गाली मतलब सामने सुना तो सकता है, यहाँ एक बंदा सुना देगा तुरंत वो रोने लगेंगे तो इसके लिए दम होना चाहिए। चलो भारतीय जनता पार्टी 156 अच्छा ये हो गया, आम आदमी पार्टी का हो गया। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिला जो 0.29 से मत मिले। आगे चलें। निर्दलीय चुनाव परिणाम हिमाचल प्रदेश संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आयोग आदेश 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। इसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 75.6% मतदान हुआ। चलिए आगे चलो। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन इतिहास में दर्ज यह अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ताशीगंग लाहौर एवं स्पीति में 100% मतदान हुआ। अभी हिमाचल प्रदेश का चल रहा है ना हमारा, तो ये बोला विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें एक जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, जो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन माना जाता है इसको, ताशीगंग लाहौर और स्पीति में है। वहाँ 100% मतलब वोटिंग हुई। उल्लेखनीय है कि ताशीगंग मतदान स्टेशन
15 to 56 फीट की ऊंचाई पर है। खुदा बचाए बुरी नजर से। 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। फिर 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के तहत राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया और उसकी सत्ता में वापसी हो गई। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में दशकों से यह परंपरा चलती आ रही है, कायम है कि प्रत्येक निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलता है। समझे? प्रत्येक निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को विपक्ष में बैठने का। अच्छा, 11 दिसंबर 2022 को नादौन हमीरपुर, याद कर लेना डिस्ट्रिक्ट थोड़ा 2-4 बार, हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, जबकि मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने भाई? हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र के जो है विधायक कौन बने? सुखविंदर सिंह, ठीक है ना। सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? सुखविंदर सिंह। कहाँ के? हिमाचल के। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह। और उप मुख्यमंत्री कौन बने? मुकेश अग्निहोत्री। याद रख लेना बेटा। आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो गुजरात का क्लियर हो गया। गुजरात में बीजेपी जीती थी, कितने मतों से? 156 मतों से। और कितना परसेंट वोट गया था? फाइंड आउट, तुरंत जाके देखो, ठीक। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती, कितनी सीटें प्राप्त हुई? 40। और मत कितने हुए? 43.90। भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट मिले 43% वोट से, और निर्दलीय को 3 सीटें प्राप्त हुई, करेक्ट। अब चलो, हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। पालतू याक वैज्ञानिक बॉस ग्रूनिंस अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है, जिसमें बायसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार तथा मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको फसाई भी बोलते हैं, ठीक, के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने द्वारा ओके DAHD द्वारा जो है की गई। खाद्य पशु, फूड एनिमल, वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है। क्लियर? स्मरणीय 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण, वही ऐसे है ना, पैनल द्वारा, अच्छा सेम चीज़ें आ गई।
कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, आज मैं खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि केवीएस का स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहती हूँ। जैसे आपका कोई दोस्त होता है और उसे दोस्ती क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कच्चा पक्का जो भी है ना, तो वो हो जाता है। तो कुछ दिन अपने आप को मतलब उससे दूर रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, केवीएस से दूर रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़रूरी है ना यार, गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। अगर मेरा पर्सनल कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, सर फोड़ देती सबके सबका। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, वही सेम है ना, मनुष्यों द्वारा पाला जाता है। खाद्य पशु वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। फसाई द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट में नियंत्रण आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे भैंस है, बकरी है, गाय है, समझे सखा, तो उसको खाद्य पशु के रूप में माना जाता है। ठीक है, इनसे दूध और मांस सारी चीज़ें मिलती हैं, और वैसे ही इसको भी माना गया। ठीक है ना। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग, ठीक, पश्चिम कामेंग जिला। अच्छा, हमारा आ गया प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली। ध्यातव्य है कि संस्था ने वर्ष 2021 में याक संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता भी किया है। अच्छी बात है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली लागू किया गया। कहाँ कहाँ किया गया, ये आएगा क्वेश्चन। यूपी वालों, यूपी के एग्ज़ाम में बैठने वालों, रट लो। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, मुझे इलाहाबाद ही कहना अच्छा लगता है। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, ठीक है ना। चेंजिंग आएगी इसमें। गाजियाबाद भी ठीक ठाक है, अच्छी जगह है, और वहाँ दिल्ली के नियरेस्ट है। हम लोग रहे हैं गाजियाबाद, दिल्ली जाने से पहले हम लोग गाजियाबाद में ही रहते थे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले सेम आ गया यार, रुक जाइए। हाँ चलो, व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण करने के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली में ये शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 जिलों में, 3 जिले अभी मैंने कौन से बताए, एक प्रयागराज हो गया, दूसरा आगरा हो गया, तीसरा क्या है, गाजियाबाद, राइट। 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। समझे बच्चों? चलो, उत्तर प्रदेश के ये 3 नए जिले प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा। तत्पश्चात रमेश शर्मा को प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह को आगरा तथा अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा, अरे यार चलो, रमेश शर्मा को प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह को आगरा, तत्पश्चात अजय सिंह को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों में को महानगर क्षेत्र घोषित किए गए। समझे? उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली, ठीक। देखो, लखनऊ में पुलिस आयुक्त प्रणाली 2020 से लागू हुआ था। गौतम बुद्ध नगर में 2020, कानपुर में 2021
वाराणसी में 2021, और ये आपका आ गया आई थिंक गाजियाबाद, ये मात्रा से लग रहा है 2022। चलो हाँ आ गया, यहाँ देखो वाराणसी 2021, गाजियाबाद 2022, आगरा 2022, प्रयागराज 2022। तीनों में गा गा है। ऐसे थोड़ा मतलब अपने आप को ना थोड़ा नेचुरल नॉर्मल तरीके से पढ़ा करो जब पढ़ाई करते हो, क्योंकि रट कोई नहीं सकता। इतनी ज़्यादा फैक्ट, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, वो रट्टा नहीं मार सकती, ठीक है ना। तो लिंक करके पढ़ो। इसमें भी गा है गाजियाबाद, आगरा में भी गा है, प्रयागराज में भी गा है। तीनों गा जो है 2022 में इनको क्या क्या लागू किया गया? पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई। क्लियर। इससे पहले कहाँ कहाँ लागू हुआ था? लखनऊ, गौतम बुद्ध, कानपुर, वाराणसी और में लागू होता। कौन कहाँ कहाँ? लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी। यहाँ देखो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर में पहले ही था, ठीक। गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज में 2022 में हुआ। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, मेहनत कर लो, अपनी अपनी वाली कर लो, एक अच्छी पोजीशन ले लो। मैं चाहती हूँ ऐसे बैठो ना सिस्टम में टॉप क्लास के, ताकि सिस्टम चेंज करने की औकात में रहो, है ना। नहीं तो आप अगर छोटे पोजीशन पे भी रहोगे तो यस सर करने के बजाय, यस मैम करने के बजाय कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो सिस्टम को चेंज करने की औकात हो, तभी हम चेंजिंग भी तभी कर सकते हैं। सपोज़ करो अगर आप जो है किसी अच्छी पोजीशन पे हो और आपको कुछ गलत दिख रहा है, आपके पास पावर है, तभी तो आप चेंज करोगे। नहीं चुपचाप एक साइड में, मतलब बुरा भी लगेगा तो आप चुप रहने की बजाय कोई मतलब कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अच्छी पोजीशन ले लो, है ना। मैं क्या बोलूँ, और आप ही लोग सिस्टम चेंज करोगे। अब तो जो तात्या तोपे के पोते जो बैठ चुके हैं, उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। और सारे गलत भी नहीं हैं, ये भी है, सारे गलत भी नहीं हैं। 90% अच्छे हैं, लेकिन ये जो 10% आ गए ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं। बाकी कुछ ना कुछ होगा। कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा क्या है भैया? कैंपेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें ही स्थानीय रूप से नाड़ प्रभु कैंपेगौड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बेंगलोर, वर्तमान बेंगलुरु का संस्थापक माना गया, ठीक। तो बेंगलोर के संस्थापक कौन है भाई? कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा कौन है? कैंपेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के सामंतवादी शासक थे। कैंपेगौड़ा विजयनगर के शासक, ऐसे याद रखो। कैंपेगौड़ा विजयनगर के शासक थे और आधुनिक बेंगलोर, ठीक, बेंगलोर के संस्थापक के रूप में कैंपेगौड़ा को माना गया, ठीक। और इनकी क्या है मूर्ति? इनकी मूर्ति को क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपेगौड़ा। स्टैचू ऑफ, रट डालो, प्रॉस्पेरिटी कैंपेगौड़ा, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपेगौड़ा। नहीं तो मैं कान पकड़ के रटवाना शुरू कर दूँगी, मुझे आता है अच्छे से। स्मरणीय तथ्य, 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में श्री नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। तो कैंपेगौड़ा कौन है? ये विजयनगर के जो है शासक थे और प्रेजेंट बेंगलोर के संस्थापक के रूप में इनको माना जाता है। और इनकी मूर्ति को की स्थापना जो की है वो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के रूप में जाना जाता है। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने किया। क्लियर। स्मरणीय, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में श्री नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की वही किया। यह बेंगलोर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा के परिसर में लगा गया है। अब ध्यान से सुनो, कैंपेगौड़ा की मूर्ति कहाँ लगी गई है? बेंगलोर में, क्योंकि वो बेंगलोर के संस्थापक हैं। और बेंगलोर में कहाँ लगाई गई? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, ठीक है ना। और उनकी मूर्ति को क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया। कांस्य की मूर्ति है और ये 108 फीट की ऊंचाई पे है, ऊंचाई इसकी है। प्रॉस्पेरिटी का नाम। क्लियर। ये हो गया, ये हो गया 108। हाँ, इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन की कांस्य और 120 टन इस्पात का
उपयोग किया गया। प्रतिमा के शिल्पकार कौन है भाई? रामवी सुतार। रामवी सुतार है। रामवी सुतार इसके मतलब शिल्पकार हैं, शिल्पकार जो बनाते हैं, ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिज़ाइन किया। अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है के नाम से किसकी मूर्ति को जाना जाता है और ये कहाँ स्थापित किया गया, इसका रीज़न क्या है, ये भी आप बताइए। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी की? 182। अब कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी वही होगा जो यूनाइटेड करके सबको रखेगा। अब देख लेना कौन है। हमको अंग्रेजी नहीं आती नहीं, मजाक नहीं करी, सचमुच देख लें बेटा। ये तो ऐसे ही आपको थोड़ा एक्चुअली रो रो के पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। खुश रहो, पढ़ते रहो, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा। चलो, स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिज़ाइन किया। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रखा गया, ठीक है ना। वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंतर्गत इसको जो है नोट किया गया। किसको? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसका है? वार्ड, क्या नाम है इनका? प्रभु नाट प्रभु कैमगोड़ा। और ये कहाँ है? बेंगलोर में। और ये इनकी जो है बेंगलोर में कहाँ? नाट प्रभु कैमगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इनकी ऊंचाई कितनी है मूर्ति की? ये जो है 108। इनकी मूर्ति को क्या बोला जाता है? प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्लियर सरकार? और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको रिकॉर्ड किया गया इनको, ठीक है ना। चलो, स्टैचू ऑफ बिलीफ 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवा स्टैचू की सबसे ऊंची प्रतिमा वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू का लोकार्पण किया गया। यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित की गई। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम, हाँ विश्वास, स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है बेटा? भगवान शिव की। स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव। क्यों भगवान ऑफ शिव? क्योंकि हम बिलीव जब करते हैं, जब हमें कोई तकलीफ होता है तो हम कहाँ जाते हैं? भगवान के पास। और हमारा कोई काम बन नहीं रहा होता, हम किस पर बिलीव करते हैं कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट? ईश्वर पे विश्वास करते हैं। तो आज आप भी ईश्वर पे विश्वास करो अब आगे चलो तो ये इसलिए स्टैचू ऑफ बिलीफ का नाम किसको दिया गया? भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा। एंड ये हमारे इष्ट देव हैं। हमारे एक सर हैं, वाइस प्रिंसिपल सर हैं, एंड नाम नहीं लूँगी मैं क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट द रूल एंड रेगुलेशन। एंड वो भगवान शिव के बहुत बड़े मतलब जैसे होता है ना कि एक भक्त इन द सेंस ये नहीं कि चुटिया बांध के आप माला जप रहे हो, इन द सेंस कि मतलब अच्छा, मुझे इतना सुकून मिला जान के कि वो डेली मॉर्निंग में, ही इज़ अ वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। एंड डेली मंदिर में जाते हैं और मतलब अर्ली मॉर्निंग में एक बंदा ऑफिस जाना है, नॉर्मली क्या होता है, हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गए, राइट। वो सबसे पहले रेडी होके मंदिर जाएंगे, मंदिर में भगवान शिव का श्रृंगार वगैरह करना और उनका मतलब एक प्रॉपर तरीके से। और बाद में मुझे पता चला कि मतलब सर इतने बड़े मतलब हैं, जानती थी कि मतलब रिलीजियस हैं, हाँ मानते हैं, बट अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि डेली वो मंदिर जाते हैं। तो आई टोल्ड हिम कि सर मैं तो उतना नहीं जा पाती, क्योंकि कोई बात नहीं, दर्शन कर लो आप तो ही बहुत है, बट ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो है मतलब हमारा बिलीफ है कि इतने हाई पोजीशन पे हैं फिर भी मतलब अच्छे लोग दुनिया में बहुत हैं, बस कुछ गलत जो है वो हट जाए बस। और मुझे भी लाइफ में अच्छे ही लोग मिले, ऐसा नहीं है, अभी तक तभी ज़िंदगी चल रही है ना बेटा। चलो फिलहाल तो स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव, इस प्रवचन का ध्येय यही है सरकार का, आप इसको याद रखना, ठीक।
बिलीफ जब आएगा तो याद रखना मैडम ने कितना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था विश्वास और इस पर। तो हम विश्वास किस पे करते हैं? भगवान शिव पर। तो इनकी मूर्ति कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वारा स्थापित की गई है। नाथ द्वारा नगर है राजस्थान में। नाथ द्वारा नगर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई जिसे हम स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से जानते हैं। ठीक। और अगर एग्जामिनर का ज़्यादा दिमाग मतलब सठिया गया तब पूछ सकता है आपको कि 2020 में कौन सी डेट को किया गया। अगर उसका दिमाग मतलब क्या ही बोल सकते हैं पेपर बनाने वाले को, अगर ऐसा हो गया तो अक्टूबर पूछ लेगा। तो 29 अक्टूबर, ये भी याद रखना कि मैडम ने क्यों बताया था ऐसा। ठीक है ना। चलो, इस प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ बिलीफ कहते हैं। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, ठीक है ना। विश्वास स्वरूपम, हिंदी में आ गया विश्वास स्वरूपम, तो आप श भगवान शिव अपने आप डाल देना और कर लोगे बेटा, ऐसा नहीं है। चलो, ये हो गया सरकार। अब राजस्थान में भगवान शिव के वही सेम है ना। इसकी मूर्ति जो है ये प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 369 फीट। ठीक है ना, बहुत ऊंची प्रतिमा है यार। 369 है ना, 369 फीट है। और ये जो है सही है 112.47 मीटर। चलो बेटा, विश्वास स्वरूपम भगवान शिव, इनकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 369 यानी 112.47 मीटर। और भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में, मेडिटेशन की मुद्रा में इनको दिखाया गया है। मैं एक बार आपको देखना चाहती हूँ स्वामी, बट आपकी कृपा के बिना नहीं हो पाएगा। प्लीज़ डू समथिंग। एंड ये हो गया। ठीक। इस प्रतिमा में भगवान शिव को मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात, स्टील तथा लोहे और 2.5 लाख टन कंक्रीट एवं बालू का उपयोग किया गया है। क्लियर बच्चों? भूलोगे नहीं, इतना हम एक्सप्लेनेशन ही कर दे रहे हैं। अब आगे हमारे स्टेच्यू ऑफ पीस यानी शांति। शांति कौन हो सकते हैं? कोई साधु सन्यासी हो सकते हैं, कोई महाराज ही हो सकते हैं। थोड़ा सा कनेक्ट करके रखोगे, याद होगा नालायक को। मैं इसलिए कनेक्ट करी, मुझे कहानी सुनाने का कोई शौक नहीं लगा, समझे। चलो, पेपर तुम्हारा निपट जाए बच्चा। अगर आपने मतलब आप नए नए बच्चे हो तो भी, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तब भी, ठीक है ना, पेपर अच्छे से निकल जाए बस। तो स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। यह जैनाचार्य श्री, जैन के आचार्य हैं, जैन के, समझ रहा हो, जैसे हमारे कई रिलीजन है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म। जैन धर्म के श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का 1870 और 57 इनका तो वो है, मतलब जो टाइम पीरियड, ठीक है ना, 54, ठीक है ना। महाराज की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा अष्ट धातु, याद रख लेना, ये आ सकता है, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। स्टेच्यू ऑफ पीस, वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, ठीक। और ये कहाँ के हैं, कहाँ से रिलेटेड है, किस धर्म से? जैन से। जैन में लोग शांत रहते हैं, पीसफुल, किसी जीव की हत्या मत करो, ये मत करो, जैन पीसफुल, ठीक। सुरेश्वर जी महाराज हैं, बिल्कुल पीस की मूर्ति हैं। और इनकी मूर्ति जो है 151 इंच है। और इनकी प्रतिमा जो है अष्ट धातु की है, क्योंकि महाराज हैं भाई, है ना, महाराज हैं तो ऐसे तो बन नहीं सकते, इसलिए अष्ट धातु। अष्ट धातु की हम रिंग वगैरह पहनते हैं ना, जिस लोग कहते हैं सोने की पहनो, चांदी की पहनो, कुछ बोलते हैं कि आप अष्ट धातु की रिंग ले लीजिए, ठीक। तो अष्ट धातु की प्रतिमा बनी हुई है। क्लियर सरकार? इतनी आसानी से मैं इतने अच्छे से बता रही हूँ, और क्या बताऊँ, है ना यार। चलो, तो ये हो गया। अब अष्टधातु से बनी हुई है, ठीक है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है।
यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा में है। कहाँ है? जैतपुरा, पाली राजस्थान, जैतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है भैया? ये 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान निदेशक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति का नाम दिया गया। क्लियर? रामानुजाचार्य की प्रतिमा, यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी महाराज की, वही सेम। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को समता मूर्ति का नाम दिया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नरेंद्र मोदी ने वो तो किया, तो मालूम ही वही करेंगे, है ना। तो ये किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य। ठीक, किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य। ये कौन थे? महान दार्शनिक और चिंतक थे और भक्त संत थे। ठीक, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य, हैदराबाद, तेलंगाना, ऐसे याद करो। या स्टैचू तो छोड़ दो, स्टैचू सब में लगा ही रहेगा। इक्वलिटी रामानुजाचार्य, हैदराबाद, तेलंगाना, त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित किया गया। ठीक, इक्वलिटी का मतलब समता मूर्ति। ठीक, ये हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। ठीक, यह पंच धातुओं की बनी हुई है। ये पंच धातुएं सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। ठीक, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में बैठी हुई मुद्रा, सिटिंग पोजीशन में चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति कहा गया है। वही पांच धातुओं का प्रयोग किया गया है। तो हुई जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट, सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू है। सेकेंड टॉलेस्ट ये है, तो फर्स्ट टॉलेस्ट कौन सा है? फाइंड इट आउट। विश्व की, याद रखना बच्चों, विश्व की। ठीक, और फीट है ये, ठीक, इंच नहीं है ऊंचाई। ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा आ भी गया, देखा? ऐसा नहीं, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा, ठीक है ना, ऑफ थाईलैंड को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना गया है। किसकी? लॉर्ड बुद्धा की, जो थाईलैंड में है मूर्ति, जो सिटिंग पोजीशन में है। ये 302 स्थिति में है, ठीक है ना। और ये सिटिंग पोजीशन की दूसरी वाली कौन सी है हमारी? अभी आपने पढ़ा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? आ जाओ, कम बैक, ताकि गड़बड़ ना करो, क्योंकि आप गड़बड़ करोगे, मैं जानती हूँ ना। समता मूर्ति ये रामानुजाचार्य की है। ठीक, चलिए इसकी ऊंचाई देख लिया आपने। चलो, गलत करके मत आए, सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, याद रख लेना। स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ठीक, स्टैचू ऑफ डिग्निटी 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में, आई एम फ्रॉम अयोध्या, यू काइंड इन्फॉर्मेशन तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ डिग्निटी जो अर्थात मर्यादा की मूर्ति, ठीक, तो मर्यादा की मूर्ति कहाँ होगी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की उसमें, ऐसे थोड़ा सा मतलब ऐसे कनेक्ट कर लिया पूरी चीज़ों को। मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में ही होगी, ठीक, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या है। और वैसे भी देख लो, स्वामी रामानुजाचार्य हैं, राम हैं, तो रामानुजाचार्य हैं तो राम जी की ही नगर में होंगे, तो इनको क्या बोला गया? स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ठीक, मर्यादा की मूर्ति। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित
स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, गड़बड़ करके एग्जाम में मत आना। देखो ध्यान से, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी रामानुजाचार्य की है। वो कहाँ स्थापित है? हैदराबाद में। अभी आपने पढ़ा ना, जिसकी मूर्ति, जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में 216 फीट की ऊंचाई पर है। उसी की मूर्ति की ही तरह छोटी प्रतिकृति एज इट इज़, ठीक है ना, ये बनाई गई है। और ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या नगरी में किया गया है, लेकिन इसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। तो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक, दोनों एक ही हैं, दोनों में ये हैं, क्या नाम इनका, रामानुजाचार्य जी ही हैं। क्लियर? तो इक्वालिटी डिग्निटी रामानुजाचार्य। अब इक्वालिटी हैदराबाद में है, डिग्निटी अयोध्या में है। क्लियर? बेटे कंफ्यूज मत होना, 2-3 बार जितना मैं बक रही हूँ ना इतना ही सुन लोगे तब भी तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैं चलो, स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? खूबसूरत सी जगह है जहाँ पीसफुल एकदम, मतलब शांति सी है। हाँ वो ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान वो दुष्ट लोग नेबर्स हैं, पर हमारा मतलब वो तो जगह तो हमारे स्टेट का जो मतलब जम्मू कश्मीर है वो खूबसूरत तो ही है ना हमारे इंडिया का। तो ये बोल रहा है, वहाँ जाके क्या मिलता है? सुकून, पीस। जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, आप स्ट्रेस ज़्यादा होता है, लोग कहते हैं आप जाओ पहाड़ों पे घुमाओ, तो पीसफुल है ना। तो हाँ, इसीलिए वहाँ स्टैच्यू ऑफ पीस इस्टेब्लिश किया गया। और वो जो है गृह मंत्री अमित शाह जी गए और उन्होंने बोला भैया हम स्टैच्यू ऑफ पीस करेंगे, और स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ये कनेक्ट कर लेना, स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया। इसकी ऊंचाई शुद्ध सफ़ेद मरकाना संगमरमर से बना हुआ है, 4 फीट की ऊंचाई है। अब ध्यान रखना, यहाँ देखो, स्वामी रामानुजाचार्य, स्टैच्यू ऑफ पीस।